हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस जंक्शन में आपका स्वागत है। हम करेंगे होम साइंस के लिए मॉक टेस्ट, जो कि आपके डीएसएसबी यानी कि डोमेस्टिक साइंस के एग्जाम, एलटी ग्रेड और बिहार पीजीटी के एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल क्लास ये रहेगी। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास को। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्रोटीन की कमी से होने वाली बीमारी कौन सी है। यानी कि आपको ये बताना है कि प्रोटीन की कमी यानी कि प्रोटीन डेफिशिएंसी डिसीज कौन सी है। ऑप्शन में है स्कर्वी है, क्वाशियोरकर है, रतौंधी है या बेरीबेरी है। तो देखिए, जो आपका क्या होता है प्रोटीन की कमी से, जो आपका प्रोटीन डेफिशिएंसी डिसीज होता है वो होता है आपका क्वाशियोरकर। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो क्वाशियोरकर होता है ये पीईएम में आता है, यानी कि प्रोटीन एनर्जी कुपोषण के अंतर्गत आता है। इसमें क्या होता है, बॉडी में जलीय सूजन हो जाती है, यानी कि जल की मात्रा अधिक हो जाती है। ठीक है, क्लियर है आपको इतना। और जब जल की मात्रा ज्यादा हो जाती है बॉडी में, उसको हम क्वाशियोरकर कहते हैं और इसको एडिमा भी बोला जाता है। शरीर में कहीं भी जलीय सूजन आना यह क्या कहलाता है, यह एडिमा कहलाता है। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। और जहां पे विटामिन ए की बात आती है, तो विटामिन ए से आपका या आंखों से संबंधित जितने भी रोग होते हैं उसमें क्या होता है, वो विटामिन ए की कमी से होते हैं। तो जो आपका रतौंधी होता है ना, रतौंधी आपका विटामिन बी की कमी से होता है। ठीक है, बेरी बेरी कैसे होता है, विटामिन बी की कमी से होता है। क्लियर है आपको ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है आपका, आरडीए में प्रोटीन की दैनिक आवश्यकता वयस्क पुरुष के लिए कितनी, यानी कि व्हाट इज द आरडीए ऑफ प्रोटीन फॉर एन एडल्ट मेल। ऑप्शन में है 40 ग्राम, 54 ग्राम, 60 ग्राम या 75 ग्राम। तो आपको ये बताना है आरडीए के अकॉर्डिंग एक एडल्ट पर्सन को प्रोटीन को डेली आवश्यकता कितनी पड़ती है। तो इसका जो आंसर है वो हो जाएगा 60 ग्राम, यानी कि 60 ग्राम। ठीक है, यानी कि किसके अनुसार, आरडीए के अकॉर्डिंग एक मध्यम कार्य करने वाले को, एडल्ट पर्सन को प्रतिदिन आरडीए 60 ग्राम पर डे के अकॉर्डिंग उसको दिया जाना चाहिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन आपसे ये पूछा है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। तो विटामिन ए का क्या बताना है आपको, केमिकल नेम बताना है। रेटिनॉल है, थायमीन है, एस्कॉर्बिक एसिड है या टोकोफेरॉल है। तो इससे भी आपके क्वेश्चन एग्जाम में बहुत पूछे जाते हैं। है तो इजी क्वेश्चन, पर आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो जो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है वो होता है आपका रेटिनॉल। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो विटामिन ए होता है यानी कि रेटिनॉल होता है, ये एक फैट सॉल्युबल विटामिन होता है और ये आंखों से संबंधित जितनी भी डिसीज होती है ना उनको रोकने का कार्य करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है आपका, आयोडीन की कमी से कौन सी ग्रंथि प्रभावित होती है, यानी कि आयोडीन की कमी से कौन सी ग्लैंड प्रभावित होती है। आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से आपको ये बताना है। पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड या एड्रिनल ग्लैंड। तो बात हो रही है किसकी, आयोडीन की कमी से। तो जो आयोडीन की कमी से जो ग्लैंड प्रभावित होती है वो होती है हमारी थायराइड ग्लैंड। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो आपका थायराइड हार्मोन होता है ना, ये T3 और T4 के संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है और इसी की कमी से क्या होता है, गोइटर और क्रेटिनिज्म नामक डिसीज आपको देखने को मिलती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है आपका, फाइबर युक्त आहार कब्ज को कैसे रोकता है। तो जो आपका फाइबर रिच डाइट होगी वो कॉन्स्टिपेशन को कैसे रोकेगी, आपको ये आंसर बताना है। पानी सोखकर मल को नरम करता है, या पाचन एंजाइम को बढ़ाता है, या बैक्टीरिया मारता है, या पेट साफ करता है। तो जो आपका फाइबर युक्त आहार होता है ना वो कॉन्स्टिपेशन को कैसे रोकता है, इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में दीजिए। देखिए, जो भी आपका क्या होगा फाइबर युक्त आहार होगा ना, यानी कि रिच फाइबर डाइट, रिच फाइबर डाइट दी ही इसलिए जाती है, कॉन्स्टिपेशन में ही ज्यादा दी जाती है ये। क्यों, क्योंकि जिससे क्या हो सके कि जिससे आपका जो खाना है ना आसानी से पच सके, क्या हो, यानी कि इसमें क्या होगा, पानी सोखकर मल को नरम करता है, यानी कि जो आपका स्टूल होता है ना उसको सॉफ्ट कर सके। तो आपका ऑप्शन ए इसमें राइट हो जाएगा, यानी कि एब्जॉर्ब वाटर एंड सॉफ्टनेस स्टूल, यानी कि स्टूल को क्या करता है, ये पानी को सोखकर मल को मतलब सॉफ्टनेस देता है। तो ये ऐसे कार्य करता है। और फाइबर का आपकी बॉडी में कोई कार्य नहीं होता है, फाइबर का पाचन आपकी बॉडी में होता ही नहीं है, बल्कि ये और चीजों को पचाने के लिए आपकी बॉडी में दिया जाता है। पर अगर कहे कि खुद
फाइबर का पाचन आपकी बॉडी में होता है? तो बिल्कुल नहीं होता है। और किसी को लूज मोशन हो रहे हो तो उसको फाइबर बिल्कुल भी नहीं देना चाहिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है आपका, बच्चे का जन्म के समय औसत वजन कितना होता है? यानी कि जब क्या होता है, व्हाट इज द एवरेज बर्थ वेट ऑफ ए चाइल्ड? यानी कि जब बच्चे का क्या होता है, जन्म होता है, तो उसका वेट कितना होता है आपको ये बताना है। 2 kg होता है, 2.5 kg होता है, 3 kg होता है या 3.5 kg होता है? तो बच्चे का जन्म के समय जो उसका औसत वजन होता है ना, वो होना चाहिए कितना कितना होना चाहिए। कहीं आपको 2.5 kg भी दिया हुआ है, कहीं 3 kg भी आपको दिया हुआ है। तो इसका एक आंसर आपको देखिए मैं इसका आंसर बता देती हूँ। इसका आंसर हम मानेंगे, ये आपका प्रीवियस ईयर है, आयोग ने 3.0 माने यानी कि 3 kg माने। पर इसका आंसर माना कैसे है, क्योंकि अगर दिया जाता है ना, तो नॉर्मल वेट आपका 2.5 किलो से लेकर 3.5 किलो तक होना चाहिए। तो इसका पूछा है औसत वजन यानी कि एवरेज में, तो एवरेज का जो इसका बीच का आंसर है 3 किलो, वो हम निकाल लेंगे। तो वही इसका आंसर आयोग ने इस हिसाब से इसका आंसर सही माना था। ठीक है, क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास का प्रथम चरण कौन है? यानी कि अकॉर्डिंग टू पियाजे व्हाट इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट? ऑप्शन है आपके सेंसरी मोटर, प्री ऑपरेशनल स्टेज, कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज या फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। तो देखिए, जो आपका जीन पियाजे ने थ्योरी दी है किसकी, संज्ञानात्मक विकास की, यानी कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट की जीन पियाजे जी ने थ्योरी दी है। इन्होंने क्या बताया, इन्होंने संज्ञानात्मक विकास के 4 स्टेप बताए हैं, यानी कि 4 चरण बताए हैं। उसमें से पहला जो है, पहला इनका सेंसरी मोटर। फर्स्ट कौन सा है, फर्स्ट इनका सेंसरी मोटर स्टेज है। सेकेंड है इनका प्री ऑपरेशनल, थर्ड है इनकी कॉन्क्रीट एंड लास्ट है इनका फॉर्मल ऑपरेशन। और क्वेश्चन में आपसे कौन सा पूछा था, प्रथम चरण पूछा था। तो प्रथम चरण इनका सेंसरी मोटर यानी कि संवेदी गामक हो जाता है। इसकी जो एज होती है ना, वो होती है 0 to 2 ईयर, यानी कि जन्म से लेकर 2 साल तक की अवस्था सेंसरी मोटर की स्टेज मानी जाती है। यानी कि इसमें क्या होता है, इसमें बच्चा अपनी सेंसरी ऑर्गन के माध्यम से चीजों को समझ सकता है, फिर आगे सरवाइव करता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है आपका, कोलबर्ग का नैतिक विकास सिद्धांत कितने चरणों में विभाजित है? यानी कि हाउ मेनी स्टेजेस आर कोलबर्ग मोरल डेवलपमेंट थ्योरी? पहले तो आपका एक क्वेश्चन यही से क्लियर होता है कि कोलबर्ग ने कौन सी थ्योरी दी है, मोरल डेवलपमेंट की थ्योरी दी है। इसमें इन्होंने कितने सिद्धांत बताए आपको ये बताने हैं। 3 सिद्धांत बताए हैं, 4 बताए हैं, 5 बताए हैं, 6 बताए। तो इसमें इन्होंने जो सिद्धांत बताए हैं ना, बात हो रही है किसके, सिद्धांत की, यानी कि स्टेजेस की। तो इनकी जो स्टेजेस है वो 6 है। तो ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। और जिन्होंने क्या बताया है, स्तर बताए हैं इनके, वो कितने बताए हैं, वो बताए हैं इन्होंने कितने, 3। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है आपका, मॉन्टेसरी विधि में बच्चे को क्या दिया जाता है? यानी कि व्हाट इज द गिवन टू द चाइल्ड इन मॉन्टेसरी मेथड? स्वतंत्र सीमाओं के भीतर यानी कि फ्रीडम विद इन लिमिट्स, कठोर अनुशासन यानी कि स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन, ओनली प्ले या बुकिश नॉलेज यानी कि केवल किताबी ज्ञान ही दिया जाता है, किताबी ज्ञान के अलावा कुछ भी नहीं दिया जाता है। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग बताइए। देखिए, मॉन्टेसरी विधि है ना जो, तो मॉन्टेसरी मेथड में ये बताया जाता है, इस पर ध्यान केंद्रित किया जाता है बच्चों का, कि क्या हो, बच्चे को स्वयं चुनने और सीखने की स्वतंत्रता दी जाती है, यानी कि पर नियमों के दायरे में, यानी कि बच्चा करे तो चीजों को, सीखे तो, पर कुछ एक लिमिटेशन मतलब रूल्स के अंदर करे। ज्यादा स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन नहीं दिया जाता है, केवल खेल ये भी नहीं खिलाया जाता है, ना ही किताबी ज्ञान दिया जाता है, बल्कि बच्चों को ये दिया जाता है कि बच्चे इन्वायरमेंट के माध्यम से सीखे खुद से। तो ऑप्शन ए इसमें राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि फ्रीडम विद इन लिमिट्स। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा, टीकाकरण का पहला टीका जन्म के समय कौन सा दिया जाता है? यानी कि बच्चे के जन्म के समय, बर्थ के टाइम पे कौन सा वैक्सीन बच्चे को सबसे पहले लगाया जाता है? डीपीटी का लगाया जाता है, पोलियो का लगाया जाता है, बीसीजी का लगाया जाता है या मीजल्स का लगाया जाता है? तो जो सबसे पहले बच्चे के जन्म के बाद बच्चे को वैक्सीन लगाई जाती है, वो लगाई जाती है बीसीजी की। ठीक है, किसकी, बीसीजी की लगाई जाती है।
और बीसीजी को हम टीबी रोग के नाम से भी, मतलब टीबी रोग होता है ये, इसके बचाव के लिए जन्म के तुरंत बाद 1 महीने के अंदर अंदर बच्चे को ये वैक्सीन लगवा देनी चाहिए। टीबी रोग को हम यक्ष्मा, राज्यक्षमा, तपेदिक आदि नाम से भी हम इसको जानते हैं। और जो ये रोग होता है ना, इस रोग को मृत्यु का कप्तान कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मृत्यु का कप्तान के नाम से इसको जाना जाता है, मृत्यु का कप्तान। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? आगे बढ़ते हैं। कमेंट सेक्शन में आप लोग स्कोर जरूर बताइएगा कि कैसे चल रहा है। आज तो हमारी क्लास बायलिंगुअल चल रही है, क्योंकि बहुत से बच्चों का इशू था कि मैम क्लास बायलिंगुअल लीजिए, हिंदी में समझ में नहीं आता। तो अब क्लास जो होगी आपकी बायलिंगुअल क्लास ही चलेंगी। तो क्वेश्चन है आपका, प्राकृतिक रेशे का उदाहरण नहीं है। तो क्वेश्चन में क्या पूछा है? नहीं पूछा हुआ है, तो ऐसा नहीं है फ्लो फ्लो में आप नहीं पढ़ना भूल जाओ। तो बात हो रही है किसकी? नेचुरल फाइबर की। तो कौन सा नहीं है? कॉटन नहीं है, वूल नहीं है, नायलॉन नहीं है, सिल्क नहीं है। तो देखिए, जो कॉटन होता है आपका, कॉटन होता है कैसा? कॉटन एक सेलुलोजिक फाइबर होता है, ये भी नेचुरल फाइबर होता है। जो वूल होता है ये आपका प्रोटीन फाइबर होता है। सिल्क भी होता है, ये भी प्रोटीन और नेचुरल फाइबर होता है। जो नायलॉन होता है, नायलॉन आपका मैन मेड फाइबर होता है। कैसा? मैन मेड फाइबर, या इसको हम सिंथेटिक फाइबर के अंतर्गत लाते हैं। तो जो आपका नायलॉन होगा यही आपका राइट आंसर हो जाए, क्योंकि पूछा हुआ है प्राकृतिक रेशे का उदाहरण नहीं है। यानी कि कौन सा ऐसा है जो मैनमेड रेशा या सिंथेटिक रेशा है, तो वो होता है आपका नायलॉन। सबसे पहले जो आपका बनाया गया है ना नायलॉन, तो सबसे पहले क्या हुआ है? जो नायलॉन आपका बनाया गया है, पहला मैनमेड, पहला फुल सिंथेटिक मैनमेड रेशे के अंतर्गत ये आ जाता है। कौन सा? नायलॉन। और नायलॉन से पता है सबसे पहले क्या बनाया जाता है? गया था नायलॉन से सबसे पहले वो बनाया जाता है, जैसे आप ब्रश करते हो ना, ब्रश के जो दांत होते हैं, दांते होते हैं, तार लगे होते हैं उसमें प्लास्टिक टाइप के, सबसे पहले उसको बनाया गया था नायलॉन से। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? यानी कि व्हाट इज द केमिकल नेम ऑफ ब्लीचिंग पाउडर? सोडियम हाइपोक्लोराइड है, कैल्शियम हाइपोक्लोराइड है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड है, या पोटेशियम परमैंगनेट है? तो जो ब्लीचिंग पाउडर का केमिकल नेम होता है वो है आपका कैल्शियम हाइपोक्लोराइड। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। कपड़े सफेद करने और कीटाणुनाशक के रूप में किसका यूज करते हैं? ब्लीचिंग पाउडर का यूज किया जाता है, यानी कि कैल्शियम हाइपोक्लोराइड का यूज किया जाता है। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। क्वेश्चन है हमारा, सिलाई मशीन का आविष्कार किसने किया? यानी कि हु इन्वेंटेड द स्विंग मशीन? एलियास हॉवे ने, आइजैक सिंगर ने, थॉमस एडिसन ने, या अलेक्जेंडर बेल ने? तो जो आपका सिलाई मशीन यानी कि स्विंग मशीन का आविष्कार किया था वो किया था एलियास हॉवे ने। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। और इन्होंने क्या किया था, कब किया था? तो ये किया था सबसे पहले 1846 में इन्होंने लॉक स्टिच सिलाई मशीन का आविष्कार किया था। और जो ये सिंगर महोदय है ना, इन्होंने इसको फेमस किया था, यानी कि पॉपुलर किया था मशीन को। पर अगर किसमें आए, आविष्कार में नाम आए, तो एलियस हॉवे के आप साथ चले जाएंगे। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन आपका एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि मोस्टली बच्चे ऐसे क्वेश्चंस को याद नहीं करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है आपका, ड्राफ्टिंग में डार्ट का प्रयोग किस लिए होता है? यानी कि व्हाट इज द यूज ऑफ डार्ट इन ड्राफ्टिंग? फिटिंग के लिए, लंबाई बढ़ाने के लिए, चौड़ाई कम करने के लिए, या सजावट के लिए? तो ड्राफ्टिंग में जो हम डार्ट का प्रयोग करते हैं ना, तो डार्ट का काम हम किसके लिए करते हैं? फिटिंग के लिए करते हैं। ठीक है, जिसमें कपड़े हमारे किसके हो, शरीर के अकॉर्डिंग फिट हो जाए। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है आपका, रंग संयोजन का सिद्धांत यानी कि कंट्रास्ट किसे कहते हैं? व्हाट इज द कंट्रास्ट इन कलर कॉम्बिनेशन? विपरीत रंग को कहते हैं, यानी कि अपोजिट कलर्स को कहते हैं, सिमिलर कलर को कहेंगे, वार्म कलर्स को कहेंगे, या कूल कलर्स को कहेंगे? तो बात हो रही है आपकी कंट्रास्ट कलर की। तो जो कंट्रास्ट कलर होते हैं वो अपोजिट कलर में आते हैं। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा? आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि विपरीत रंग। इसमें क्या होता है, जैसे कंट्रास्ट में क्या आ जाएगा, जैसे हमारा ये क्या है, हमारा कलर व्हील है, तो इसमें से क्या लेते हैं हम? आमने सामने के लेते हैं। कैसे? आमने सामने के। जैसे सपोज दैट यहाँ पे कौन सा कलर है, यहाँ आपका रेड कलर है, और इसके सामने का क्या हो जाएगा? आपका ग्रीन कलर हो जाएगा। तो रेड और ग्रीन ये कलर कौन से हो गए? ये कलर आपके कंट्रास्ट कलर में आ जाएंगे। ठीक है, यानी कि अपोजिट कलर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
क्वेश्चन है आपका, परिवार का बजट बनाने का प्रथम चरण क्या है, यानी कि व्हाट इज द फर्स्ट स्टेप इन मेकिंग ए फैमिली बजट। आय का आकलन करना, व्यय का रिकॉर्ड करना, बचत का लक्ष्य बनाना या निवेश योजना। तो इसमें राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए। देखिए, व्यय का रिकॉर्ड हम कैसे रख लेंगे जब हमें आय का ही नहीं पता। बचत का लक्ष्य कैसे पता कर लेंगे, पहले हम बचत का लक्ष्य पता ही नहीं कर सकते। किस लिए नहीं पता कर सकते, पहले तो हम क्या करेंगे, पहले हम आय का आकलन करेंगे, यानी कि असेसिंग इनकम। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। आय का आकलन करने के बाद हम देखेंगे कि हमारी जरूरतें क्या हैं, हम उसका व्यय किस हिसाब से करेंगे। उसके बाद जब हम व्यय का रिकॉर्ड अपना मेंटेन कर लेते हैं, यानी कि हमारी आय कितनी है, हमारा व्यय कितने होगा, उसके बाद हम बचत के बारे में सोचते हैं। ठीक है, तो इस हिसाब से हमारा ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है आपको क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन हमारा, संकट प्रबंधन का अर्थ है। तो संकट प्रबंधन का क्या अर्थ है, आपको ये बताना है। क्राइसिस मैनेजमेंट मीन्स आपात स्थिति में निर्णय, दैनिक कार्य, दीर्घकालिक योजना या खरीदारी। तो संकट प्रबंधन यानी कि क्राइसिस मैनेजमेंट का अर्थ क्या है, इसका अर्थ है आपका आपात स्थिति में निर्णय, यानी कि डिसीजन मेकिंग इन इमरजेंसी। किसी भी इमरजेंसी टाइम पे, कैसे, किसी भी कोई इमरजेंसी आ गई उस टाइम पे आपको तुरंत फटाफट डिसीजन लेना है, तो वही आपका कहलाता है संकट प्रबंधन यानी कि क्राइसिस मैनेजमेंट। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। मतलब ये आपकी इमरजेंसी कैसे हो सकती है, जैसे कोई अचानक बीमार पड़ गया, किसी का एक्सीडेंट हो गया, कोई अचानक आपदा आ गई, बिजली गिर पड़ी, तो उस टाइम आप जो डिसीजन लेते हो ना, एकदम तुरंत फटाफट डिसीजन लेते हो, तो वही होता है आपका क्राइसिस मैनेजमेंट। ठीक है, क्लियर है आपको ये। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है आपका, घरेलू दुर्घटना का मुख्य कारण क्या है, यानी कि मेजर कॉजेस ऑफ होम एक्सीडेंट इज लापरवाही है, मौसम है, उपकरण है या समय है। तो बात हो रही है घरेलू दुर्घटना की। तो घरेलू दुर्घटना का, जैसे आपका घरेलू दुर्घटना कौन सी होती है, जैसे कभी पैर फिसल गया, गैस लीक हो रही है, और कुछ इलेक्ट्रिसिटी शॉर्ट सर्किट हो गया, इस टाइप से हो गया, या कभी हाथ जल गया खाना बनाते समय, हाथ पे गरम ऑयल पड़ गया, चाय गिर पड़ी, गरम प्रेस छू लिया। तो ये सब क्या होते हैं, ये सब घरेलू दुर्घटना के अंतर्गत आते हैं। और ये जो होता है ना घरेलू दुर्घटना, इनके जो प्रमुख कारण होते हैं वो होते हैं पूरी पूरी लापरवाही यानी कि केयरलेसनेस। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है आपका, समय योजना में पीक लोड का क्या अर्थ है, यानी कि पीक लोड इन टाइम मैनेजमेंट मीन्स अधिक कार्य का समय, कम कार्य का समय, आराम का समय या भोजन का समय। तो बात हो रही है समय योजना की, यानी कि पीक लोड की। तो पीक लोड का टाइम क्या होता है, जब आपके अधिक कार्य होते हैं, अधिक कार्य का समय आपका पीक लोड कहलाता है, यानी कि टाइम ऑफ मैक्सिमम वर्क। यानी कि क्या होता है, पीक लोड कब होता है, जब बहुत सारे काम एक साथ आ जाते हैं। जैसे सुबह स्कूल जाना, उसी टाइम क्या करना, सुबह बच्चे स्कूल जा रहे हैं और हस्बैंड ऑफिस जा रहे हैं, उनका तैयार करना, घर का झाड़ू पोछा भी देखना है, बाकी सारे काम भी देखने हैं। तो उस टाइम क्या होता है, पीक लोड होता है, उस समय बहुत सारे काम होते हैं। मोस्टली घरों में मॉर्निंग का जो टाइम होता है ना, पीक लोड का टाइम ही माना जाता है। ठीक है, क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, संचय खाता किस बैंक में खोला जाता है, यानी कि जो सेविंग अकाउंट होता है वो आपका किस बैंक में ओपन कर सकते हैं, आपको ये बताना है। कॉमर्शियल बैंक में, कोऑपरेटिव बैंक में, पोस्ट ऑफिस बैंक में या ऑल ऑफ द एबव। तो जो आपके सेविंग अकाउंट्स होते हैं इनको हम कॉमर्शियल बैंक में भी ओपन कर सकते हैं, कोऑपरेटिव बैंक में भी ओपन कर सकते हैं और पोस्ट ऑफिस में भी ओपन कर सकते हैं। तो इसमें से ऑप्शन डी क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि ऑल ऑफ द एबव। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है, ग्राम विकास में पंचायती राज की स्थापना कब हुई, किसमें, व्हेन वाज पंचायती राज एस्टैब्लिश्ड फॉर रूरल डेवलपमेंट, 1950, 1959, 1965 या 1975। तो जो आपका पंचायती राज है, पंचायती राज की स्थापना हुई थी आपकी 1959 में। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो हुई थी ये राजस्थान में हुई थी, कब, राजस्थान के नागौर जिले में। ये भी आपको ध्यान रखना है, पंचायती राज की स्थापना कहाँ हुई थी, राजस्थान के नागौर जिले में। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। ठीक है, और ये कब हुई थी, ये हुई थी 2 अक्टूबर 2 अक्टूबर 1959 को हुई थी। और ये किसकी सिफारिश पे हुई थी, इससे भी क्वेश्चन बनता है।
तो ये बलवंत राय मेहता समिति की सिफारिश पे ये हुई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है आपका आईसीडीएस का पूरा नाम क्या है, आपको ये बताना है, यानी कि फुल फॉर्म बतानी है आपको आईसीडीएस की। ऑप्शन में इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विस, इंडियन चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम, इंटरनेशनल चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज या इंटीग्रेटेड कम्युनिटी डेवलपमेंट सर्विसेज। तो जो आपका आईसीडीएस है ना, तो जो आईसीडीएस की फुल फॉर्म है वो है आपकी इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, यानी कि ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। और इसकी जो स्थापना हुई थी, यानी कि इसको एस्टेब्लिश किया था सन 1975 में, और ये था 0 से मतलब जन्म से लेकर 6 साल तक के बच्चों के लिए, प्रेग्नेंट लेडी के लिए। ठीक है, ये ओपन मतलब ये आईसीडीएस की स्थापना की गई थी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है आपका आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का मुख्य कार्य क्या है, यानी कि मेन फंक्शन ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर। टीकाकरण है, यानी कि वैक्सीनेशन है, पूरक पोषण आहार वितरण है, स्कूल शिक्षण है या लोन डिस्ट्रीब्यूशन है। तो आपको ये बताना है जो आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का, आंगनवाड़ी वर्कर का प्रमुख कार्य जो है वो क्या है। तो जो आपका आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का मुख्य कार्य होता है वो होता है सप्लीमेंट्री न्यूट्रिशन डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि पूरक पोषण आहार को वितरित करना। इसमें से 3 से 6 वर्ष के बच्चों को पका भोजन, संतुलित आहार मतलब, और गर्भवती महिलाओं को भी यही होता है। ठीक है, उनको अच्छे से देना। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है आपका प्रसार शिक्षा का अर्थ है, यानी कि एक्सटेंशन एजुकेशन मींस फॉर्मल एजुकेशन, नॉन फॉर्मल एजुकेशन, टेक्निकल एजुकेशन एंड वोकेशनल एजुकेशन। तो प्रसार शिक्षा का आपका अर्थ होता है अनौपचारिक शिक्षा, यानी कि नॉन फॉर्मल एजुकेशन। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसका अर्थ क्या होता है, ग्रामीणों को घर में, कृषि में, स्वास्थ्य सुधार के लिए स्वैच्छिक व्यवहारिक शिक्षा प्रदान करना, यानी कि वॉलंटरी प्रैक्टिकल एजुकेशन टू रूरल पीपल फॉर इम्प्रूवमेंट इन होम एग्रीकल्चर एंड हेल्थ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है आपका कपाट का संबंध है, यानी कि CAPART। तो CAPART यानी कि कपाट किससे रिलेटेड है, आपको ये बताना है। रूरल वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन से है, या अर्बन डेवलपमेंट से रिलेटेड है, या इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट से रिलेटेड है, या एजुकेशन से रिलेटेड है। तो जो आपका कपाट है ना, कपाट आपका किससे रिलेटेड है, तो कपाट आपका रिलेटेड है ग्रामीण स्वैच्छिक संगठन से, यानी कि रूरल वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशन से। ठीक है, और जो कपाट की फुल फॉर्म होती है ना, इसकी फुल फॉर्म है कपाट की काउंसलिंग फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी। ये भी आपको ध्यान रखने क्या है, कपाट की फुल फॉर्म काउंसलिंग फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपल एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी। क्लियर है आपको ये, क्योंकि आपके इससे भी एग्जाम में क्वेश्चन जरूर बन सकता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है आपका WHO का मुख्यालय कहाँ है, यानी कि वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ WHO। न्यूयॉर्क में है, जेनेवा में है, पेरिस में है या लंदन में है। तो ये तो क्या है आपका इजी क्वेश्चन है, आप लोग इसका आंसर बताइए। तो जो आपका WHO का हेडक्वार्टर है वो कहाँ पर है, आंसर बताइए आप लोग इसका। तो इसका जो हेडक्वार्टर है वो है आपका कहाँ पे, जेनेवा में। तो ऑप्शन बी क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, और इसकी जो स्थापना हुई थी वो हुई थी 1948 में। WHO की स्थापना, WHO की फुल फॉर्म होती है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अगला क्वेश्चन देखते हैं अपना। क्वेश्चन है आपका BMI की गणना कैसे की जाती है, यानी कि हाउ इज BMI कैलकुलेटेड। ऑप्शन में वजन किलोग्राम में, ऊंचाई मीटर में, या वजन इंटू ऊंचाई, या वजन प्लस ऊंचाई, या वजन माइनस ऊंचाई। तो जो आपका BMI की गणना की जाती है वो किया जाता है वजन में ऊंचाई, वजन किलोग्राम में। यहाँ कुछ मिसिंग है, यहाँ मिसिंग ये है आपका, यहाँ क्या आ जाएगा, यहाँ आपका डिवाइड आना चाहिए, क्योंकि प्लस माइनस मल्टीप्लाई तो आ रहा है, डिवाइड नहीं आ रहा है। तो यहाँ आपका डिवाइड मिसिंग है, ये आपका प्लस नहीं होगा, ये क्या होगा, ये आपका डिवाइड होगा। ठीक है, क्लियर है आपको। तो क्या होगा, BMI को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं, आपका वेट होना चाहिए केजी में, एंड हाइट होनी चाहिए किसमें, मीटर में। किसमें, हाइट होनी चाहिए आपकी मीटर में। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, क्लियर है आपको। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा
बीएमआई की फुल फॉर्म भी एग्जाम में पूछी जाती है, तो बीएमआई की फुल फॉर्म में बॉडी मास इंडेक्स, ये भी आप ध्यान रखिएगा। एक चीज मैं और बता देती हूँ आपको, इम्पोर्टेंट है, जो आपका बीएमआई होता है ना, तो नॉर्मल बीएमआई कितना होता है, ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट में आ जाएगा। जो नॉर्मल बीएमआई होता है वो आपका होता है 18.5 से लेकर 24.9 तक, ये आपको ध्यान रखना है, ये नॉर्मल बीएमआई में आ जाता है। ठीक है, कितना है, 18.5 से 24.9 में। और मोस्टली अगर पूछा जाता है ना, तो मोस्टली में हम यही लगाते हैं 18.5, ये किस में आता है, नॉर्मल बीएमआई में आता है। इसका आंसर तो ऑप्शन ए था, ये तो आपको पता ही है। अगला क्वेश्चन करते हैं हम। क्वेश्चन है आपका, फोर्टिफिकेशन का अर्थ है, यानी कि फोर्टिफिकेशन का मीन्स क्या है, आपको ये बताना है। भोजन में पोषक तत्व का मिलाना, भोजन को पकाना, भोजन का संरक्षण करना, या भोजन का परिवहन करना। तो बात हो रही है फोर्टिफिकेशन की। तो जो आपका फोर्टिफिकेशन होता है वो होता है भोजन में पोषक तत्वों का मिलाना, यानी कि एडिंग न्यूट्रिशंस टू फूड। यानी कि फोर्टिफिकेशन में क्या होगा, कुछ और पोषक तत्वों को हम उसमें ऐड कर देते हैं। ठीक है, जैसे हम क्या करते हैं, जैसे नमक में क्या मिक्स, नमक में आयोडीन मिलाया जाता है, यानी कि आयोडीन वाला नमक कहा जाता है। ठीक है, टाटा नमक जो आता है। जैसे आटे में क्या होता है, आटे में आपके आयरन भी होता है। ठीक है, बहुत से उस पे देखा होगा आपने कि मतलब क्या करता है, फोर्टिफिकेशन करते हैं चीजों को, जो चीज जिसमें नहीं होती है उसमें वो चीज ऐड कर देते हैं। ठीक है, जैसे आटा में आयरन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है आपका, पास्चुराइजेशन किसके लिए किया जाता है, क्या क्वेश्चन है, पास्चुराइजेशन किसके लिए किया जाता है। दूध को बैक्टीरिया मुक्त करने के लिए, दूध को गाढ़ा करने के लिए, दूध को मीठा करने के लिए, दूध को ठंडा करने के लिए। तो दूध को गाढ़ा करने के लिए तो हम थिकनिंग एजेंट का यूज करेंगे, दूध को मीठा करने के लिए हम शुगर का यूज करेंगे, दूध को ठंडा तो नॉर्मल रूम टेम्परेचर पे हो जाएगा, और रेफ्रिजरेटर का यूज भी हम कर सकते हैं। तो पास्चुराइजेशन का यूज हम कब करेंगे, किसके लिए करते हैं, दूध को बैक्टीरिया से मुक्त करने के लिए, यानी कि टू मेक मिल्क बैक्टीरिया फ्री। ठीक है, तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। आप लोग लास्ट में अपना स्कोर कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए, कितने क्वेश्चन गलत हुए। क्वेश्चन है आपका, खाद्य संरक्षण का उद्देश्य, यानी कि ऑब्जेक्टिव ऑफ फूड प्रिजर्वेशन। सेल्फ लाइफ बढ़ाना, स्वाद बढ़ाना, रंग बदलना, या मात्रा बढ़ाना। तो बात हो रही है फूड प्रिजर्वेशन की। तो फूड प्रिजर्वेशन हम क्यों करते हैं, तो फूड प्रिजर्वेशन हम करते हैं किसके लिए, सेल्फ लाइफ बढ़ाने के लिए, यानी कि टू इंक्रीज सेल्फ लाइफ। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। इसमें क्या करते हैं हम, जो आपके माइक्रोबियल ग्रोथ होती है ना, माइक्रोबियल ग्रोथ को हम रोक देते हैं, जिससे हम क्या कर सके, जिससे अपने फूड प्रोडक्ट की या फूड की क्या कर सके, सेल्फ लाइफ को बढ़ा सके। जैसे क्या करते हैं, फूड प्रिजर्वेशन कैसा होता है, जैसे हमको आम का अचार खाना है, नहीं हमको आम बाद में भी चाहिए, तो हम क्या करते हैं, आम का अचार रख लेते हैं, उसको हम बाद में सर्दियों में, जैसे आम नहीं आते तो सर्दियों में आम का अचार खा लेते हैं। तो यही क्या होता है, ये फूड प्रिजर्वेशन आपके मेथड होते हैं। इसी तरह फ्रूट्स के हम क्या कर लेते हैं, जेली बना लेते हैं, जैम बना लेते हैं, तो ये भी फूड प्रिजर्वेशन के मेथड होते हैं। इससे मतलब सेल्फ लाइफ जो होती है वो इंक्रीज हो जाती है, हम इसका बाद में लंबे टाइम तक भी यूज कर। जैसे आप लोगों ने अचार देखा होगा, अचार सालों साल रखा रहता है, खराबी नहीं होता है। जैम जेली को हम काफी लंबे टाइम तक यूज कर सकते हैं। बाकी अगर आप आम पका आम लेके आओ तो उसको आप 1 या 2 या ज्यादा 5 दिन से ज्यादा आप नहीं रख सकते उसको, ठीक है, वो खराब हो जाएगा। तो इसलिए हम फूड प्रिजर्वेशन मेथड का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, रुमाल सिलाई में कितने धागे गिन सकते हैं, यानी कि हाउ मेनी थ्रेड्स आर काउंटेड इन हैम स्टिच। 1 से 2, 3 से 4, 5 से 6, या 7 से 8। तो बात हो रही है आपके किसकी, हैम स्टिच की। तो हैम स्टिच में हम कितने थ्रेड को काउंट कर सकते हैं, 3 से 4 थ्रेड को हम काउंट कर सकते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बी इसमें क्या हो जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है आपका, क्विल्टिंग क्या है, बात क्या हो रही है, क्विल्टिंग की ये क्विल्टिंग वर्ड क्या है। 2 कपड़ों के बीच भरावन सिलना है, एम्ब्रॉयडरी है, वीविंग है, या डाइंग है। तो ये वर्ड यूज किया है, जो कौन सा वर्ड है आपका, क्विल्टिंग। तो क्विल्टिंग जो वर्ड है इसका मतलब होता है 2 कपड़ों के बीच भरावन सिलना, यानी कि स्टिच फिलिंग विद इन 2 फैब्रिक। ठीक है, 2 फैब्रिक को आप जोड़ रहे हो, ठीक है, तो वो क्या कहलाता है, वो आपका क्विल्टिंग कहलाता है। क्लियर है, जैसे आपने क्या किया,
गरम कंबल है उससे आप जैकेट बना लो, या जैकेट बनाने की क्या होती है तकनीक होती है, वो टेक्निक कह सकते हो आप, तो ये सब होता है इसमें। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है आपका, प्लेटेड स्कर्ट में कितनी चौड़ाई होती है, यानी कि हाउ मच विड्थ इज नीडेड फॉर ए प्लेटेड स्कर्ट। क्वेश्चन में सॉरी ऑप्शन में आपके 1.5 टाइम्स वेस्ट, 2 टाइम वेस्ट, 3 टाइम वेस्ट एंड 4 टाइम वेस्ट। तो जो आपका प्लेकेट स्कर्ट होते हैं, तो इसमें जो प्लेकेट स्कर्ट की जो विड्थ होती है ना, वो होती है कमर का 3 गुना, यानी कि 3 टाइम वेस्ट। तो ऑप्शन सी क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी कि जो आपका क्या है, जो कपड़ा है वो तो ठीक है, पर इसके हमें क्या डालनी है, हमें प्लेट्स डालनी है इसके में। तो जैसे सपोज दैट ये आपकी क्या है, ओके एक मिनट, जैसे ये आपकी क्या है, ये आपकी स्कर्ट है, तो हमें क्या करना है, हमें इसमें प्लेट्स डालना, और प्लेट्स तो किसमें, फ्लेयर में डलती है ना, तो हमें क्या करना चाहिए, कमर का 3 गुना कपड़ा और एक्स्ट्रा लेना पड़ेगा, तब क्या बनेगी, तब प्लेकेट्स बनेंगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्लेटेड बनेंगी हमारी। क्वेश्चन है हमारा, बटन होल स्टिच का उपयोग क्या है, यानी कि बटन होल स्टिच इज यूज्ड फॉर, बटन छेद को मजबूत करने के लिए, सजावट के लिए, जोड़ने के लिए, या किनारी के लिए, यानी कि एजिंग के लिए। तो बात हो रही है बटन होल स्टिच, तो बटन होल स्टिच का हम यूज करते हैं बटन छेद को मजबूत करने के लिए। तो ऑप्शन ए क्या होगा, हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है हमारा, फिनिशिंग में पिकॉट क्या है, क्या है पिकॉट, फिनिशिंग में पिकॉट वर्ड क्या है फिनिशिंग में, छोटी लूप सजावट है, चौड़ी किनारी है, जिप लगाना है, या बटन सिलना है। तो बात हो रही है पिकॉट। ये आपके जो छोटे छोटे टर्म्स है ना, ये इंपॉर्टेंट है, इसको कोई नहीं जानता है, मोस्टली मोस्टली स्टूडेंट इसको नहीं जानते हैं। तो आपको क्या करना है, छोटे छोटे टर्म्स भी पकड़ने, क्योंकि आपका क्वेश्चन कहीं से भी बन सकता है एग्जाम। तो जो आपका पिकोट्स है ना, ये फिनिशिंग में जो छोटे लूप्स होते हैं ना, जिसको आप डेकोरेटिव पर्पज से यूज करते हो, वही होता है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि स्मॉल लूप। ठीक है, डेकोरेशन, ये एल्कोरेशन नहीं है, डेकोरेशन है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, अर्गोनॉमिक्स का अध्ययन क्या है, कार्य और मानव की अनुकूलता है, भोजन पोषण है, कपड़ा डिजाइन है, या बच्चे का विकास है। अर्गोनॉमिक्स का बच्चे के विकास से कोई कुछ भी रिलेटेड नहीं है, ना ही कपड़ा डिजाइन से रिलेटेड है, ना ही फूड एंड न्यूट्रिशन से रिलेटेड है। तो बात हो रही है अर्गोनॉमिक्स, ये है कार्य और मानव की अनुकूलता, यानी कि वर्क एंड ह्यूमन कैपेबिलिटी। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको क्लास अच्छी लग रही हो तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा, और बाद में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आपको क्लास कैसी लगी, आपको वीडियो समझ में आई, अच्छी लगी या नहीं लगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका। क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं हम। क्वेश्चन है, वर्क ट्राइंगल में क्या शामिल है, यानी कि व्हाट इज इंक्लूड इन वर्क ट्राइंगल, सिंक, स्टोव, फ्रिज, टेबल कुर्सी या अलमीरा, बेड लैंप या पर्दा, या टीवी सोफा टेबल सेंटर टेबल। तो वर्क ट्राइंगल आपका कैसा होता है, इस टाइप का होता है। ठीक है, आपका इस टाइप का भी वर्क ट्राइंगल हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। तो एक साइड क्या होगा, एक साइड आपका तो सिंक होगा, एक साइड आपका स्टोव होगा, एक साइड आपका फ्रिज होगा। तो ये क्या होता है, ये होता है आपका वर्क ट्राइंगल। तो इसमें ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है आपका, इंटीरियर डेकोरेशन में फोकल पॉइंट क्या है। देखिए, आज ये जो पॉइंट वाले क्वेश्चन है, अभी इसके पहले क्या आया था, इसके पहले आपका पिकोट वर्ड आया था, उसके पहले भी आपका एक वर्ड आया था, क्विल्टिंग आया था। तो ये जो है ना, इसका आप ध्यान रखिएगा, ये आपके इंपॉर्टेंट है ना, हो तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जैसे क्विल्टिंग हो गया, पिकॉट हो गया, और ये फोकल पॉइंट हो गया, ये एग्जाम में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। तो इंटीरियर डेकोरेशन में जो फोकल पॉइंट होता है वो क्या होता है, आपको ये बताना है। मुख्य आकर्षण होता है, वॉल कलर होता है, फ्लोरिंग होता है, या छत होती है। तो फोकल पॉइंट जो होता है ना, तो इंटीरियर डेकोरेशन में फोकल पॉइंट का मतलब होता है मेन अट्रैक्शन, यानी कि मुख्य आकर्षण। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा, फेंग सुई का सिद्धांत है, यानी कि फेंग सुई का प्रिंसिपल क्या है, आपको ये बताना है। आज नए नए वर्ड इंक्लूड किए गए हैं आपकी पीपीटी में। ठीक है, तो जो फेंग सुई है ना, वो क्या है, ऊर्जा संतुलन है, रंग संयोजन है, फर्नीचर डिजाइन है, या प्रकाश व्यवस्था है। तो बात हो रही है किसकी, फेंग सुई की। तो जो फेंग सुई होता है ना, उसका मतलब होता है एनर्जी बैलेंस, यानी कि ऊर्जा संतुलन।
तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऊर्जा संतुलन से क्या मतलब है, जिससे क्या होता है घर में ना पॉजिटिव वेव्स रहे, ठीक है, किसके अनुसार, वास्तु शास्त्र के अनुसार निगेटिव एनर्जी ना रहे, पॉजिटिव एनर्जी घर में आए, प्रवेश करे, यही होता है आपका एनर्जी बैलेंस। इसका मतलब होता है फेंग शुई का सिद्धांत है आपका। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन आपका स्मार्ट होम में क्या होता है, किसमें, स्मार्ट होम में ऑटो क्या है, स्वचालित उपकरण होता है, यानी कि ऑटोमेट एप्लीकेशंस होते हैं, पुराने फर्नीचर होते हैं, हाथ से काम होते हैं, कमरे की संख्या देखी जाती है। तो जो आपके स्मार्ट होम होते हैं ना, स्मार्ट होम में ऑटोमेटेड आपके एप्लीकेशंस होते हैं जो ऑटोमेटिक खुद ही वर्क करते हैं। तो स्वचालित उपकरण ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। जैसे इसमें क्या आ जाएगा, जैसे हमने क्या किया, मोबाइल से ही लाइट ऑन कर दी, एसी ऑन कर दी, मतलब कहीं बाहर है, हमें लगा रूम थोड़ा ठंडा हो जाए तो हमने मोबाइल से ही, अपने मोबाइल से एसी कनेक्ट है तो क्या किया, रूम आप बंद करके आए हो, कमरा थोड़ा ठंडा होने के लिए आप क्या करोगे, रास्ते में हो पर अपनी एसी ऑन कर दी कि रूम पहले ही ठंडा हो जाए। तो यही सब क्या होता है, यही आपके स्वचालित उपकरण होते हैं, यानी कि इसी को स्मार्ट होम कहेंगे। तो ऑप्शन ए क्या है आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है आपके किशोरावस्था की आयु सीमा क्या है, यानी कि आपको एज बतानी है, किशोरावस्था की एज लिमिट क्या है, 18 से 19 वर्ष, 13 टू 18 ईयर्स, 15 टू 21 ईयर्स एंड 12 टू 16 ईयर्स। तो बात हो रही है आपकी एडोलसेंस की, तो जो एडोलसेंस की एज होती है वो होती है 18 टू 90 ईयर्स। ये किसके अनुसार है, ये WHO के अकॉर्डिंग है, अकॉर्डिंग टू WHO। और बहुत सारे लोगों ने, बहुत सारे वैज्ञानिक ने अपने अपने अकॉर्डिंग बताई है, पर हम जो कर रहे हैं वो WHO के अकॉर्डिंग कितना है, 10 से 19 वर्ष मानी गई। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है आपका, प्यूबर्टी में लड़कियों में पहले क्या होता है, या इन गर्ल्स व्हाट हैपन्स फर्स्ट इन प्यूबर्टी, प्यूबर्टी एज में क्या होता है, ब्रेस्ट डेवलपमेंट होते हैं, मेंस्ट्रुएशन होते हैं, हिप बाइंडिंग होती है, या वॉइस चेंज होता है। तो प्यूबर्टी में जो गर्ल्स में सबसे पहले सिम्टम्स देखने को मिलता है ना, वो होता है आपका क्या, ब्रेस्ट डेवलपमेंट। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा इसमें, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ठीक है, क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है आपका, बाल अधिकार संधि कब अपनाई गई थी, कौन सी, यानी कि चाइल्ड राइट्स कॉन्वेंशन कब अपनाई गई, कब अडॉप्ट की गई थी, 1989 में, 1990, 1990 में, 2000 में, या 1948 में। तो जो आपका बाल अधिकार संधि अपनाई गई थी ना, वो अपनाई गई थी कब, वो अपनाई गई थी आपकी 1989 में। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो गया था, और ये संयुक्त राष्ट्र द्वारा अपनाई गई थी। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है आपका, मॉन्टेसरी में संवेदी सामग्री का उपयोग है, यानी कि सेंसरी मटेरियल का मॉन्टेसरी में क्या यूज है, इंद्रियों का विकास है, गणित शिक्षण है, भाषा शिक्षण है, या खेल है। तो बात किसकी हो रही है, बात हो रही है संवेदी सामग्री, यानी कि सेंसरी मटेरियल। तो सेंसरी मटेरियल में आपका क्या हो जाएगा, आपके सेंसरी डेवलपमेंट इंक्रीज होंगे, यानी कि सेंसस इंक्रीज होंगे। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा, यानी कि इंद्रियों का विकास, डेवलपमेंट ऑफ सेंसेस। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन। कोई भी डाउट हो ना तो आप क्लास के बाद कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए दीजिएगा, कमेंट सेक्शन में क्लास के बाद बताइएगा आप लोग, ठीक है। क्वेश्चन है आपका, ECCE का अर्थ क्या है, फुल फॉर्म बतानी है आपको ECC की। आप लोगों ने देखा होगा इस टाइम क्या हो रहा है, ECC के फॉर्म बड़े पॉपुलर हो रहे हैं, यानी कि जो ECC की वैकेंसी होती है वो बहुत आई है। तो इसका मतलब क्या है आपको ये बताना है। आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के रूप में आप इसको एक टाइप से समझ सकते हो। इसमें आपके को कि ECC का कहते हैं ना, ECC का इस जिले से फॉर्म निकल आया आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के रूप में, वही ECC है। तो इसकी फुल फॉर्म बतानी है आपको। ऑप्शन में है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन, एलिमेंट्री चाइल्ड केयर एजुकेशन, अर्ली चाइल्ड केयर एजुकेशन, या एजुकेशन फॉर चाइल्ड केयर। तो बात हो रही है ECCE की। तो ECCE का अर्थ होता है अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। ये होता है 0 to यानी कि जन्म से 6 साल तक के बच्चे के लिए, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है आपका कि राष्ट्रीय पोषण नीति कब लागू हुई, यानी कि नेशनल न्यूट्रिशन पॉलिसी, यानी कि NNP कब लागू हुई, 1993 में, 2000 में, 2010 में, 1952 में। तो बात हो रही है आपकी राष्ट्रीय पोषण नीति की, ये लागू हुई थी आपकी सन 1993 में। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा,
ये लागू की गई थी किसके लिए? कुपोषण को कम करने के लिए, यानी कि माल न्यूट्रिशन को रिड्यूस करने के लिए ये संस्था बनाई गई थी। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है हमारा, पोषण अभियान का क्या टारगेट है, आपको ये बताना है। ऑप्शन है 2022 तक कुपोषण मुक्त भारत, 2030 तक, 2050 तक या तत्काल कुपोषण मुक्त भारत। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, आपको ये बताना है। देखिए, जो पोषण अभियान चलाया गया है ना, उसका ये एक टारगेट था कि 2022 तक कुपोषण मुक्त भारत बनाना, पर ये कम हो पाया है, पूरी तरह इस प्रकार नहीं हो पाया है। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसमें प्रतिवर्ष कम करना, मतलब स्टार्टिंग में किया गया था, यानी कि प्रतिवर्ष जो हो ना 2% तो कम हो, कम से कम कमी तो हो इसमें कुपोषण में। तो वो कमी तो पाई गई है, पर पूरी तरीके से अभी खत्म नहीं हुआ है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। क्वेश्चन है, मिड डे मील में प्रति बच्चा कितनी कैलोरी है? ठीक है, ऑप्शन में है 300, 450, 700 या 1000। तो बात हो रही है हाउ मैनी कैलोरीज पर चाइल्ड इन मिड डे मील। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी कि 700। तो प्राथमिक कक्षा के लिए 700 कैलोरी, कितनी? 700 तो कैलोरी हो जाएगी, और 20 ग्राम प्रोटीन ये होना ही चाहिए। ठीक है, मिड डे मील में 700 कैलोरी, 20 ग्राम प्रोटीन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, सेकंड लास्ट क्वेश्चन है आपका ये आज। क्वेश्चन है, फूड सेफ्टी एक्ट कब लागू हुआ? 2006 में, 2011 में, 1954 यानी कि 1954 में, या 1965 में यानी कि 1965 में। तो जो आपका फूड सेफ्टी एक्ट आया था वो आया था कब? आपका 2006 में आया था। तो ऑप्शन ए क्या हो जाएगा, आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये जो फूड सेफ्टी एक्ट आपका लागू किया गया था, ये आपका FSSAI द्वारा आया था। किसके द्वारा आया था? FSSAI द्वारा। ये खाद्य सुरक्षा मानक के रूप में आया था। FSSAI की फुल फॉर्म क्या होती है? फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये भी आपको ध्यान रखना है, इसको एक अम्ब्रेला एक्ट के रूप में माना गया है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है आपका, होम साइंस शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया? ये तो आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसा है ये? आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आपका। तो होम साइंस शब्द का सबसे पहले यूज किसने किया है? एलन रिचर्ड ने किया है, मैरी वूलस्टोनक्राफ्ट ने किया है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने किया है, या मैरी क्यूरी ने किया है? तो बात हो रही है किसकी? होम साइंस की। तो जो होम साइंस का सबसे पहला वर्ड का यूज किया था, प्रयोग किया गया होम साइंस का, वो किया था एलन रिचर्ड ने। तो ऑप्शन ए तो इसमें आपका राइट आंसर हो गया। और एलन रिचर्ड आपकी कहाँ की थी? ये थी आपकी अमेरिका की। ठीक है, ये अमेरिका की थी एलन रिचर्ड। और इन्होंने ये कब किया था? ये भी एग्जाम में क्वेश्चन बनता है। ये इन्होंने 1899 में किया था, और लेक प्लेस्ड कॉन्फ्रेंस में किया था। ठीक है, किसमें? लेक प्लेस्ड कॉन्फ्रेंस में किया था। ये भी मैं लिख देती हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंट है आपका। लेक गड़बड़ हो रहा है, रुकिए। क्या हो जाएगा आपका? क्या? लेक प्लेस्ड, लेक लेक प्लेसिड सम्मेलन में, यानी कि कॉन्फ्रेंस में। कॉन्फ्रेंस में इधर लिख देती हूँ। ठीक है, समझ जाइएगा, कॉन्फ्रेंस शॉर्ट में लिख दिया। तो देखिए, होम साइंस शब्द का प्रयोग सबसे पहले एलन रिचर्ड ने किया, और कहाँ पे? कब किया? 1899 में किया, और लेक प्लेस्ड कॉन्फ्रेंस में किया। और ये कहाँ की रहने वाली थी? ये अमेरिका की रहने वाली थी। क्लियर है आपको ये क्वेश्चन? तो आज की क्लास हमारी यही एंड होती है। आप लोग कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपके 50 में से कितने क्वेश्चन आपके सही हुए, कितने क्वेश्चन आपको गलत हुए, और आपको मजा आ रहा है मॉक टेस्ट करने में नहीं आ रहा है। इससे आपकी प्रैक्टिस हो रही है, क्योंकि आपके एग्जाम हम लगे हुए हैं कंटिन्यू। तो आपको बिल्कुल भी क्या नहीं करनी है, लापरवाही नहीं करनी है। आपको कंटिन्यू सेशन को अटेंड करना है, और क्लास आपको डेली देखनी है। ये क्लास आपकी डेली होती है 8 PM पे। ठीक है, कब होती है? 8 PM पे क्लास डेली होती है। प्रैक्टिस सेशन है, आपके कम टाइम में 50 क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस के लिए मिल जाते हैं। तो इससे आपका लेवल भी आपको पता चल रहा है कि आपके कितने क्वेश्चन गलत हो रहे हैं, कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं। आपको आगे कितनी प्रैक्टिस की जरूरत है, इसका आप अंदाजा भी लगा पा रहे हो। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप लोग वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।